देश में एक बार फिर से कोरोना पैर पसारने लगा है। पिछले 24 घंटे में 2527 नए केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक कोरोना से एक दिन में 33 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद मृतकों का आंकड़ा 5,22,000 के पार पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के मामले तेज गति से बढ़ते दिख रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। दिल्ली में कोरोना के 1,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट भी 4% से ज्यादा चल रहा है। 10 फरवरी के बाद से देश में सबसे ज्यादा मरीज दिल्ली में ही मिले हैं। केसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। गौरतलब है कि तीसरी लहर के बाद से देश में कोविड गाइडलाइंस को खत्म कर दिया गया था, लेकिन बढ़ते मामले माथे पर एक बार फिर चिंता की लकीरें लेकर आ रहे हैं। देश में 9 राज्यों के 36 जिलों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% के आसपास है। कहने का मतलब ये है कि इन जिलों में कोरोना की जांच कराने वाले 100 लोगों में से 5 या उससे ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से लोगों को मास्क पहनने के लिए मजबूर कर दिया गया है। कुछ राज्यों ने फेस मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं, मास्क ना लगाने पर जुर्माना लगाने की बात भी कही है। देश की राजधानी दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ शहरों में फेस मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। पंजाब में सिर्फ गुरुवार को ही मास्क लगाना अनिवार्य है, तो वहीं यूपी की योगी सरकार ने लखनऊ के 7 जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। मुंबई में हनुमान चालीसा के जाप को लेकर विवाद गर्मा गया है। महाराष्ट्र में मनसे चीफ राज ठाकरे द्वारा शुरू किए गए हनुमान चालीसा विवाद में अब निर्दलीय सांसद नवनीत राणा भी कूद गई हैं और ये लड़ाई अब उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री तक पहुंच गई है। दरअसल अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने आज मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया है। उनके इस ऐलान के बाद महाराष्ट्र में सियासी पारा एक बार फिर बढ़ गया है। मुझे जो धमकी और विधायक को रवि राणा जी को जो धमकी दी कि अपने पैरों पे आएंगे तो पैरों पे हम वापस जाने नहीं देंगे, वो धमकी को मैंने उसी दिन एक्सेप्ट किया कि मैं भी मुंबई की बेटी हूँ और विदर्भ की बहू हूँ, तो मुझे भी देखना है उनमें कितनी ताकत है और मुझ में कितनी ताकत है और उनमें कितनी ताकत है और भगवान के नाम स्मरण करने वालों में कितनी ताकत है। ये दोनों अंतर हम खुद देखेंगे। 4 दिन हमने इंतजार किया। मैंने उन्हें आह्वान किया था, आप तारीख दीजिए, आप समय दीजिए, हम मुंबई आएंगे। अब तक उनका इंतजार किया, उन्होंने ना तारीख दी ना समय दिया, पर अब हमने उनको समय दिया है कि शनिवार को 23 तारीख को हम मातोश्री के बाहर जाएंगे और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ हम करेंगे। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जोर है तो रोक के दिखाइए। विवाद बढ़ता देख दोपहर 3 बजे राणा दंपति ने हनुमान चालीसा के पाठ का फैसला वापस ले लिया और मातोश्री के बाहर नहीं जाने की घोषणा कर दी। नवनीत राणा ने सुबह 9 बजे तक का वक्त दिया था और इससे पहले ही बड़ी संख्या में शिव सैनिक उनके घर के बाहर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। ये हंगामा खार इलाके में सांसद राणा के घर के बाहर किया जा रहा था। इधर पुलिस ने दोनों को एक नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद नवनीत राणा हनुमान चालीसा के पाठ पर अड़ी रहीं। उधर शिवसेना के नेताओं ने इस मामले को लेकर काफी आक्रामक रुख अपना रखा है। संजय राउत ने राणा दंपति पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि अगर कोई हमारी लक्ष्मण रेखा को पार करेगा तो शिव सैनिकों को भी उनके घर पहुंचने का अधिकार है। हमें राष्ट्रपति, ईडी, सीबीआई की धमकी ना दें। अब हम उससे आगे निकल गए हैं। आप केंद्रीय पुलिस बल का उपयोग करके हमारे घर में घुसने की कोशिश करते हैं तो शिव सैनिक आपको नहीं छोड़ेगा। शिव सैनिक हमेशा मरने और मारने के लिए तैयार है। चार राज्यों में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी की निगाह अब इस साल होने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव पर टिक गई है। जहां एक और गुजरात की कमान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल रखी है, तो हिमाचल प्रदेश की कमान संभालने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज से मिशन की शुरुआत कर दी है।
जेपी नड्डा शुक्रवार से 2 दिवसीय जिला कांगड़ा के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने नगरोटा बगुआ में भव्य रोड शो निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। रोड शो में उनके साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप समेत प्रदेश भर के नेता व कार्यकर्ता शामिल रहे, जिसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित कर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में चुनावी जोश भरा। जेपी नड्डा ने सबसे पहले कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस को परिवारवाद की पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ भाई भतीजावाद चलता है, लेकिन पीएम मोदी की पार्टी में सिर्फ देश का विकास होता है। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, नेता का भी महानेता खड़े होकर यहाँ बोल सकता है कि उसने हमारे लिए क्या किया है? वो बात करेंगे तो जातिवाद की बात करेंगे, वो बात करेंगे तो संप्रदायवाद की बात करेंगे, वो बात करेंगे तो इलाकावाद की बात करेंगे, वो बात करेंगे तो भाई भतीजेवाद की बात करेंगे। लेकिन मोदी जी ने इन सब लोगों को परिवारवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, इलाकावाद, इसको सीधी टक्कर देते हुए विकासवाद को आगे बढ़ाया है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के दोबारा सत्ता की गद्दी पर बैठने पर भी जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कांग्रेस को हारी हुई पार्टी बताया और कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड देश के सामने रखा। मित्रों, उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद किसी पार्टी की सरकार दोबारा आई है तो वह योगी जी की सरकार है। बहुत कुछ पहली बार का, पहली बार देखिए, कांग्रेस की सरकार 40 साल रही उत्तर प्रदेश में, 40 इयर्स, लेकिन कांग्रेस का कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाया है और कांग्रेस का कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री की गद्दी पर नहीं आया। लेकिन मोदी जी के आशीर्वाद से और योगी जी के तप से योगी आदित्यनाथ 5 साल पूरे करने के बाद दूसरी बार शपथ लेने वाले आजाद भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं। और हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा, वो भी हमारा वोट परसेंटेज 39 से 44% पहुंचा। मैं यहां बताना चाहूंगा कि कांग्रेस 399 सीटों पर लड़ी थी और 387 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। यह है कांग्रेस का इतिहास, यह है कांग्रेस की स्थिति। गौरतलब है कि बीजेपी यूपी और उत्तराखंड की तर्ज पर हिमाचल में भी इतिहास रचकर फिर से सत्ता की गद्दी पर काबिज होना चाहती है, लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ साथ प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरने वाली है। बीजेपी के बाद प्रदेश में अरविंद केजरीवाल भी कल यानी शनिवार को हिमाचल में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए सत्ता की राह आसान नहीं होने वाली है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। इतना ही नहीं, ये जंग दिन प्रतिदिन और भीषण होती जा रही है। रूस की सेना ने इस जंग के दौरान यूक्रेन में भीषण तबाही मचाई हुई है। कई शहर तबाह कर दिए गए हैं। इसको लेकर यूएन ने कहा कि मार्च का महीना खत्म होने तक यूक्रेन के होरेनका शहर करीब 77%, इरपिन 71% और होस्टोमेल 58% तबाह हो चुके हैं। इसके बावजूद रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। बता दें कि 22 अप्रैल को रूस ने खार्किव में एक के बाद एक 56 हमले किए, जिससे चारों ओर भीषण तबाही का मंजर साफ तौर पर देखा जा सकता है। खार्किव क्षेत्र सैन्य प्रशासन के मुताबिक रूस के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हो गए। वहीं यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि 22 अप्रैल को डोनबास में यूक्रेनी सेना ने करीब 50 रूसी उपकरण तबाह कर दिए। इसमें 9 टैंक, 3 आर्टिलरी सिस्टम जैसे कई बख्तरबंद वाहन शामिल हैं। दूसरी ओर रूस के हमले के बाद भी यूक्रेन के हौसले अभी भी बरकरार हैं। हमले के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि मित्र राष्ट्रों ने आखिरकार वह हथियार मिल गए हैं जिसे यूक्रेन मांग रहा था। ज़ेलेंस्की ने सहयोगी देशों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने यूक्रेन की बात को सुना और हथियार मुहैया कराए। उन्होंने कहा कि इन हथियारों से 1000 बेगुनाह लोगों की जान बच सकेगी।
साथ ही कहा कि रूस जल्द ही यूक्रेन छोड़ने के लिए मजबूर होगा। दुनिया देखेगी कि ये दिन जल्द आएगा। गौरतलब है कि इस जंग की भीषण परिणाम रूस और यूक्रेन की सेना के साथ साथ वहां रह रहे लोगों को भी भुगतने पड़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक अब तक 11 मिलियन लोग यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में रहने को मजबूर हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.